सो वेलकम बैक स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 11th की सीरीज में आप सभी लोग चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी कि हम देखने जा रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। हम पहले चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ, किस तरीके से पृथ्वी बनी, किस तरीके से तारे बने, किस तरीके से पहली मछली डायनासोर कैसे ख़त्म हुए, वगैरह वगैरह चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, इस लेक्चर से शुरू कर रहे हैं। माय नेम इज़ विजय। आप ई पाठशाला चैनल पे ये चीज़ें देख रहे हैं। आप ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं आप नोट्स के लिए, और साथ में टेलीग्राम अकाउंट पे, साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप जुड़ सकते हैं। मतलब जो भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपको ईपी फैमिली के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाती है। अब अगर हम इस साल के सिलेबस के हिसाब से देखें तो चैप्टर यूनिट सेकंड जो है दोस्तों, यूनिट सेकंड द अर्थ, वो आ रहा है। तो इसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि पहले और दूसरे चैप्टर आपका सरदर्द कर दे देंगे, लेकिन ये चैप्टर जो आप पढ़ेंगे तो इसे तो आप काफ़ी हद तक, मैं मान सकता हूँ कि आप काफ़ी हद तक इसको समझ पाएंगे। पूरे चैप्टर का टॉपिक क्या रहेगा? पूरे चैप्टर का टॉपिक ये रहेगा कि हमें बताना है सोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर अर्थ। हमें समझना ये है कि पूरे के पूरे अर्थ के अंदर जो इंटीरियर अर्थ है, असल में उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। एक तो हमें ये भी समझना है, दूसरा हमें ये समझना है कि अर्थक्वेक है क्या। मतलब बेसिकली मेन इस चैप्टर का फंडा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अर्थक्वेक जैसी चीज़ें अगर होती भी होंगी तो अर्थक्वेक जैसी चीज़ें हैं क्या, मतलब ये किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो धरतियाँ हिल रही है पूरी तरीके से क्यों हिल रही है, वगैरह वगैरह। फिर हम देखेंगे जो अर्थ बना, क्योंकि कई जो अणु थे, कई जो मतलब छोटे छोटे पत्थर थे, कई करोड़ों सालों तक पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, आकाश पिंड में यानी कि गैलेक्सी में घूमते रहे। घूमने के बाद कई सालों तक ये हीट में रहा, और फिर उस तरीके से किस तरीके से इसका लेयर्स बना। हमने लिथोस्फीयर समझा था, हमने हाइड्रोस्फीयर समझा था, एटमॉस्फेयर हमने समझा था पहले चैप्टर में। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अर्थ की जो लेयर्स होती है ना, मतलब कहाँ पे अर्थ कैसा है, कहाँ पे अर्थ कैसा है, हम ये भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम समझेंगे कि वॉल्केनो क्या होता है और वॉल्केनोस के लैंडफॉर्म किस तरीके से, मतलब पूरा आपको ये निचोड़ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पूरे ऑल ओवर चैप्टर के अंदर है क्या। अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। शुरुआत करते हैं, पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है पृथ्वी की प्रकृति के बारे में। आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं? क्या आपको अनुमान के अनुसार क्रिकेट गेंद, मतलब पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह लगती है जो एक ठोस है, या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परतें बनी हुई हैं? क्या आपने कभी टेलीविजन पे ज्वालामुखी वॉल्केनो इरप्शंस होते हुए देखा है? चित्रों को ये देखा है क्या ज्वालामुखी निकलते हुए? कभी देखा है कि गर्म लावा, मिट्टी, आग, मैग्मा, ये सारी चीजें हमें पृथ्वी के अंदर से मिलती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि डायरेक्ट सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए हम धरती के सतह पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब ये पूरा आपको जो अर्थ दिखाई दे रहा है, कोई कहता है अर्थ गोल है, कोई कहता है अर्थ चपटा है, कोई कहता है अर्थ जियोइड शेप में है, कोई कहता है आलू के शेप में है, कुछ भी है। लेकिन दोस्तों अगर हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझना है, तो अर्थ के इंटीरियर यानी कि आंतरिक भाग के बारे में समझना है, तो हम कैसे समझ सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ के अंदर है क्या? बहुत से लोग तो कह रहे होंगे कि हमें समझना ही क्यों है अर्थ के बारे में, है ना। अब समझना इसीलिए क्योंकि आप खुद सोचो कि कोई इतना बड़ा पिंड, कोई इतना बड़ा गोला एक अंतरिक्ष में बस घूम रहा है, सिर्फ घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, किस फोर्स से घूम रहा है, और मतलब इतना भी नहीं है, वो कहीं 6000 किलोमीटर समथिंग, इतनी तो सिर्फ उसकी त्रिज्या है। मतलब ये लगभग मैं नाक के बराबर मान के चलूँ तो 13000 किलोमीटर का पूरा इसका डायमीटर है। मतलब मैं अराउंड फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना बड़ा गोल पिंड 13000 किलोमीटर का ऊंचाई से लेकर लंबाई तक, अगर आप इसके रेडियस व्यास देखें, डायमीटर देखें, तो इतना बड़ा है। आकाश पिंड ऐसे घूम रहा है। तो दोस्तों हमें धरती के अंदर क्या है हमें समझने के लिए आइडियाज तो निकालने पड़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं धरती के अंदर तो नर्क है, पाताल लोक है। असल में चीजें बनाई गई है, लेकिन रियलिटी क्या है तो वो साइंस बेस्ड होती है ना, जो हमें साइंस में मिलती है। तो हालांकि ज्योग्राफी इसको बताने की आपको कोशिश करता है। तो आपको ये बता दूं कि एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक
प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। मतलब अगर आप देखें तो हमारे अर्थ को अंदर से जो ऊर्जा मिलती है और बाहर से जो ऊर्जा मिलती है, जैसे हिंदी में अंतर्जनिक यानी कि एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक यानी कि बहिर्जनिक, ऐसे बल जो कंटिन्यू पृथ्वी पे लग रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप बैठे हुए हो लेकिन ये पृथ्वी क्रिएट हो रही है, अपने आप काम कर रही है, प्रकृति अपने आप काम कर रहा है। और कितना इंटरेस्टिंग है कि 13,000 डायमीटर का एक ऐसा गोल पिंड जो आकाश में घूम रहा है, आपको पता भी नहीं कि आप आकाश में हो, आपको पता नहीं आप कौन से ब्रह्मांड के अंदर हो, कुछ नहीं पता लोगों को, लेकिन ऑफ कोर्स हम बस जी रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमें एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस को समझना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लैंड मास को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, पूरी तरीके से चेंज कर रहा है, और ह्यूमन लाइफ लार्जली पूरी तरीके से ह्यूमन लाइफ ज्योग्राफी और रीजन पे रहती है, वो पूरी तरीके से बदल रही है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी का जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि हम इस 11th क्लास के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी को समझेंगे। फिजिकल हमारा अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं। एक जीवन सिर्फ इसी अर्थ पे ही क्यों है, दूसरे ग्रहों पे क्यों नहीं है? अब देखो, हमें जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना तो हमें पूरी तरीके से ज़रूरी है ना। तो इसीलिए अब धरती हमारा एक संसार है, दुनिया यही सब कुछ है। आगे जैसे चैप्टर बढ़ता चला जाएगा तो उसी चीज़ों को आप एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स को, जो धरती को, जो इस गोला को कंटिन्यू चेंज कर रही है, और उसको हम डीपली और पढ़ेंगे। लेकिन जो इस चैप्टर में समझाने की कोशिश करी जा रही है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब पृथ्वी के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं हमें कैसे मिलती है? अब जैसे कि ये रेडियस जो है, इसका रेडियस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आधा, वो है 6,370 किलोमीटर। मतलब इतना, मतलब पूरे भारत को भी अगर आप नॉर्थ से साउथ में आओगे तो लगभग 2,000 कुछ है, ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो लगभग 3,000 कुछ है। लेकिन पूरा का पूरा ग्लोब जिस पे आप रह रहे हो उसकी त्रिज्या 6,370 किलोमीटर की है। तो आप सोचो कितना गहरा होगा ये। जितना आप अंदर चले जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जितना ऊपर जाते चले जाओगे टेम्परेचर घटता जाएगा, डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो धरती के अंदर पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है कि कोई भी सामान वहां तक जाके पहुंच नहीं पाता है। तो इसीलिए अच्छा, दूसरा ये है कि मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड। मतलब जितना आज तक हम अर्थ को समझ पाए हैं उतना सिर्फ और सिर्फ हमको एस्टिमेटेड ज्ञान है। वैज्ञानिक लोगों ने अपनी तर्क शक्ति से, बुद्धि से कुछ अंदाजे लगा के बताया है कि धरती के इंटीरियर पार्ट में ये हो सकता है। जो फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि तुम्हें नर्क में तला जाएगा, तुम्हें ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, तो क्या वो धरती के अंदर है? पता लो, किसको पता? वी डोंट नो। क्योंकि 6,370 किलोमीटर अगर हमें धरती के ऊपर ट्रैवल करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन धरती के अंदर ट्रैवल करना है आज तक कोई दुनिया, कोई भी कंट्री, सॉरी दुनिया तो ये है, कोई भी कंट्री तय नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ अगर उनके पास कोई अनुमान है तो सिर्फ अनुमान है। तो ये गोला सोचिए कितना ज़्यादा अजीब है, कितना ज़्यादा ये गोला अजीब है कि इतना मतलब इतना गहरा है। इसके अंदर जो मटेरियल हमें मिल रहा है उस मटेरियल को हम कह सकते हैं कितनी गहराई में क्या है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं उनसे हमें समझ में आता है कि धरती के अंदर पार्ट में ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर हमें धरती को समझना है तो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स है। ऐसे सोर्स जो धरती के अंदर से आते हैं, ऐसे सोर्स जो धरती के बाहर से आते हैं। तो डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स में अगर हम देखें तो उससे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि धरती के अंदर ये परिवर्तन अगर होंगे या ये परिवर्तन होने वाले हैं तो इस कारण से और इन चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सोर्स के बारे में सबसे पहले जो हमें डायरेक्टली बताती है कि दोस्तों इससे धरती के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना मैं कह सकता हूँ, वोल्केनो इरप्शन बोलते हैं इसे। देखो धरती के अंदर क्या है, वोल्केनो जब फटता है ना तो धरती के अंदर से जब लावा मैग्मा निकलता है और वो आगे जमीन पे आके ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद उससे हमें अंदाजा लगाया जाता है कि ज्वालामुखी फटने से धरती के अंदर किस तरीके से मटेरियल होगा, क्योंकि हम खोद के खुद नहीं निकाल सकते, इतना गर्म होता है। अगर आप देखें तो ये इतना ज्यादा लावा गर्म होता है कि ज्वालामुखी के फटने के आसपास आप कई किलोमीटर तक हो ही नहीं सकते। धूल के कण, बहुत सारे ऐसी चीजें
जो ऑफकोर्स हमें उस समय मौजूदा मिलती है वहाँ पे, और जिससे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि धरती के अंदर वाले पार्ट पे ये होगा। तो द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड मटेरियल इज रॉक वी गॉट फ्रॉम माइन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो धरती के अंदर हमें पढ़ना है या पढ़ते हैं या जानना है या जानते हैं वो सिर्फ रॉक है, कोई पत्थर है। अब पत्थर कैसे मिलेंगे? या तो वॉल्केनो इरप्शन हो जाए या तो वॉल्केनो फट जाए, और आज तक किसी साइंटिस्ट को नहीं पता कि एकदम से कहाँ ब्लास्ट होगा, सिर्फ अंदाजा ही तो लग रहा है। तो ऐसे रहस्य हैं जो हम पता ही नहीं कर पा रहे। दूसरा है तो हम बोरिंग कर ले या तो हम ड्रिलिंग कर ले। ड्रिलिंग हम लोग करते हैं, ड्रिलिंग ऐसा कहा था डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलता रहता है, और उसके बाद इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी है। मतलब हम लैंड सरफेस से अगर खुदाई करेंगे, लैंड सरफेस से, तो वहां से खुदाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पानी के वहां से अगर हम करेंगे तो ऑफ कोर्स कई किलोमीटर गहरा तो सिर्फ पानी पानी है, तो वहां से खुदाई करना, धरती के अंदर जाना, वहां थोड़ा हमारे लिए आसान हो सकता है। तो पानी के बाद नीचे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, और दोस्तों ये बोरिंग जो है काफी हर सरकार कोशिश कर रही है। अभी तक आज तक ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर में कोला करके बोरिंग है, और आज तक हम पृथ्वी के 12 किलोमीटर गहराई, आप देख सकते हो 12 किलोमीटर की गहराई तक ही हम जा पाए हैं, और 40,230 फीट 40,230 फीट इतना गहरा हम लोग कर चुके हैं। सोचिए मतलब कहाँ उसकी रेडियस 6,370 किलोमीटर की है, और हम 100 भी पार नहीं कर पाए। सोचिए कितना गहरा होगा, कितना गहरा रहस्य दबा हुआ है इसके अंदर, कि हमारे साइंटिस्ट आज एलॉन मस्क दूसरे दुनिया पे जाने की सोच रहा है, दूसरे मार्स पे मतलब मरने की सोच रहा है, दूसरे ग्रह पे, लेकिन हम अपना ग्रह भी ढंग से नहीं पहचान पाए हैं। कैसे पहचान पाएंगे, है ना? तो सबसे गहरी खुदाई जो ड्रिलिंग हुई है वो परियोजनाएं अभी तक 12 किलोमीटर तक की हुई है, और बहुत सारे साधारण तत्व जिन्हें हम नहीं पता कर पा रहे, क्योंकि इतना अंदर आते 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 इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल काम नहीं कर पाता है। तो ड्रिलिंग तो इम्पॉसिबल है, वॉल्केनो इरप्शन हो तो कुछ बात हो। तो एक तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट सोर्स, देखो धरती के ऊपर कोई दूसरा एस्ट्रॉयड आके गिर जाए, कोई दूसरा ऐसा मटेरियल कॉमेट आके गिर जाए, ग्रहणु आके गिर जाए, तो वो इनडायरेक्ट सोर्स है। जैसे कि पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल गहराई के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ तापमान में दबाव में वृद्धि होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर घुसते चले जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वहाँ पे क्या कहते हैं प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे धरती के ऊपर हम जाते रहेंगे वैसे वैसे प्रेशर घटेगा और तापमान भी घटता चला जाएगा। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले तो हो गया आपका मेटेओर्स, उल्काएं पिंड होता है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद सिस्मोग्राफिक एक्टिविटीज। ये इनडायरेक्ट है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम इसे पढ़ ही सकते हैं। सबसे पहले किसी उल्का पिंड का गिरना, क्योंकि धरती से डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, ये धरती से हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो ये उल्का पिंड मैं कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या हो सकती है, इनडायरेक्ट सोर्स हो सकती है। और इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये उल्काएं कभी भी धरती तक पहुंच सकती है, और इससे क्योंकि जो उल्काएं दूसरे पिंड से आके गिरती है धरती के ऊपर, क्योंकि धरती का पार्ट नहीं है और धरती भी किसी न किसी उससे क्या कहते हैं मेटेओर से मिलके ही बना है ना, तो उससे हम स्टडी कर सकते हैं कि असल में अर्थ के अंदर वाले हिस्से में क्या हो सकता है ना। तो ये उससे कुछ मिलती जुलती संरचनाएं हैं जिससे धरती बनी होगी इन पिंडों से। तो ये भी एक मैं बोल सकता हूँ कि उल्काओं को पढ़ने से हमें फायदा होता है। दूसरा एक है हमारा, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप देखिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। नॉर्थ पोल के अंदर इसका वेट देख सकते हो मैक्सिमम है, इक्वेटर के अंदर आप देख सकते हो इसका वेट मिनिमम है, सेंटर के अंदर इसकी ग्रेविटी अलग देखी जा सकती है। तो ये भी एक स्टडी करने का अर्थ को, इसे हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण विसंगति से हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा होगा the distance from the center of equator being greater than the pole. The gravity value also different according to the mass of material and the uneven distribution of mass of material within the earth's influence this value. नॉर्मल सा ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो वो ऐसा क्यों है धरती के ऊपर,
धरती अगर बनी है तो ऐसा क्यों है कि कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। कहीं पे आप पानी डालोगे तो पानी ज़मीन पे नहीं गिरेगा, पानी ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, न्यूटन की थ्योरी भी फेल हो जाती है। तो ऐसा है, तो इसे भी हमें अप्रत्यक्ष से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रिस्टल पोर्शन एंड दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। मैग्नेटिक फील्ड से भी हमें समझ में आता है कि कोई चीज़ हमें खींचती है और कोई चीज़ हमें छोड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है किसी अलग अलग जगहों पे? कभी आप नोटिस करिएगा, कभी आपके सामने ऐसा हुआ होगा कि कभी आप ऊंचाई पे हो तो एकदम से ऐसा लगता है कि कोई पीछे की तरफ आपको धक्का दे रहा है और आप गिर जाएंगे। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। दूसरा, ये हमारा है सिस्मोग्राफिक एक्टिविटीज़। ये आपकी एक्टिविटी ऑफ कोर्स भूकंप को मेजर करने के लिए होता है। तो ये सोर्स भी हमें पता चल जाता है कि सिस्मोग्राफिक एक्टिविटीज़ जो अर्थ के सरफेस के बारे में स्टडी कराता है। तो दोस्तों ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट सोर्स था। आने वाले पार्ट के अंदर पूरा का पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चैप्टर का था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस गोला को समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डिटेल में चीज़ें बताई जा रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।